नमस्कार विद्यार्थियों, आईडी क्लासेज में आपका स्वागत है। 9वीं की विज्ञान की क्लास में आप पढ़ रहे हैं हमारे आसपास की पदार्थ। इसमें पहले की वीडियो में डिस्कशन हो चुका है। आपने पदार्थ के बारे में जाना था। पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। उनके बीच में, कणों के बीच में गतिशीलता होती है, परस्पर आकर्षण बल होता है। पदार्थ के विभिन्न भागों में आपने जो बांटा था, तो उसमें से 3 अवस्थाओं के बारे में डिस्कशन चल रहा था। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठोस अवस्था और द्रव अवस्था के बारे में हम आपस में डिस्कशन कर चुके थे। आज करते हैं गैस के बारे में और साथ में पिछले उससे कंपैरिजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान देखेंगे कि जो पदार्थ था वो किस में रहता था कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और उनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान। तो आज आप डिस्कशन ये करना है कि जो रिक्त स्थान है उसको कहते हैं अंतरा अणुक रिक्त स्थान। क्या कहते हैं? अंतरा अणुक रिक्त स्थान। तो अंतरा अणुक रिक्त स्थान जो है वो ठोस, द्रव और गैसों में कंपैरिजन करना, किसमें अधिक किसमें कम होता है। तो आप ध्यान देंगे, ठोस जो है आपके, वो क्या है, बहुत पास होते हैं। क्या होते हैं? पास होते हैं और इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है। क्या होती है? बहुत कम होती है। यानी अंतरा अणुक स्थान इसमें जो होता है, क्या होता है, ठोस में बहुत कम होता है। ये आप पढ़ चुके हैं पहले वाले में, सब समझ चुके थे आप। बहुत कम है ना। इसमें क्या होता है, द्रव में ठोसों की अपेक्षा अधिक ये दूरी बढ़ गई है ना। तो ये क्या होता है, मध्यम। ठोस से अधिक और गैस से कम, मध्यम। और जो गैस होती है, गैस में जो स्थान है बहुत दूर है। आपने देखा गैस के स्थान कितनी दूर है, इतनी दूर है। इसके कण जो होते हैं दूर हैं, कण है दूर हैं। इसलिए गैस में जो होता है अंतरा अणुक स्थान होता है सबसे अधिक होता है। ये ध्यान रखना है, सबसे अधिक। आज गैस के बारे में ही आपको अध्ययन करना है। तो सबसे अधिक, तो आपको ये ध्यान में आ गया कि जो अंतरा अणुक रिक्त स्थान है, ठोसों में सबसे कम होता है, द्रव में मध्यम होता है, यानी ठोस से अधिक, कुछ अधिक दूर होते हैं द्रव में, और उसके बाद गैस में जो होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं, सबसे अधिक दूर होते हैं। अब बात आती है आकर्षण बल की। तो ठोसों में देखा एक निश्चित व्यवस्था होती है। क्या होती है? एक निश्चित ज्यामिति होती है। जो आणविक संरचना हम इसमें कह रहे हैं वो अभी डिस्कशन करते हैं। एक निश्चित व्यवस्था होती है, इसमें जगह बहुत कम होती है। क्या होती है? ठोसों में जगह कितनी है? बहुत कम है ना। जैसे आप किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में खड़े हैं तो आप उसमें दौड़ नहीं सकते, है ना। स्थान बहुत कम है, और जब स्थान पर्याप्त है तो आप तेजी से दौड़ सकते हैं। तो इसी तरह से कह सकते हैं कि यहां पर जो है कि ठोस जो है इनके बीच में जगह बहुत कम होती है, तो आपस में धक्का मुक्की हो रही है, जो बिल्कुल खिंचताव होता है, आकर्षण होता है। तो सबसे अधिक आकर्षण जो होता है वो ठोस में होता है। क्या होता है? सबसे अधिक आकर्षण, सबसे अधिक। और मध्यम में आप पहले भी समझ चुके हैं, मध्यम में आकर्षण, द्रव में क्या होता है, द्रव में आकर्षण क्या होता है, मध्यम होता है। यानी कि ठोस से कम पर गैस से अधिक होता है आकर्षण बल, परंतु इसमें क्या होता है, सबसे कम होता है आकर्षण बल। गैसों में क्या होता है, सबसे कम। परस्पर आसपास नहीं रहते, है ना, दूर फैल जाते हैं, आकर्षण खींच नहीं पाते एक दूसरे को, है ना। तो ठोसों में क्या होता है, पास बने रहते हैं। और मध्यम में, इसमें द्रव में क्या होता है, कुछ दूर, अधिक दूर होते हैं, तो आकर्षण बल कम हो जाता है। और ये बहुत दूर होते हैं, इसलिए इसमें सबसे कम आकर्षण बल होता है। जब गतिज ऊर्जा की बात करेंगे, जैसे कि बताया है, पदार्थ आपस में क्या करते हैं, पदार्थ के सूक्ष्म गति करते हैं। तो ठोस में यही बात बताई थी कि जो आकृति इनकी जो है नियमित है, बहुत पास है, जगह कंजेस्टेड है, जगह नहीं है उसमें अपने मूव करने के लिए। आपने देखा कि अगर इसमें मूव करके ये इधर उधर जा सकता है, द्रव में भी थोड़ा इधर उधर बढ़ सकता है, पर ठोस में इधर उधर बढ़ना बड़ा कठिन हो जाता है।
है ना, इसलिए इनकी गति ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। गति ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम होती है। गति ऊर्जा सबसे कम। जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में मैंने दिया था कि बहुत सारी भीड़ है, बहुत कंजेस्टेड है, तो वहां पर आपकी गति क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। इसलिए ठोसों में क्या हो जाता है, सबसे कम, क्योंकि बिल्कुल पास पास है, निश्चित आकृति में है, नियमित है ना, इस तरह की। तो इसमें क्या होती है, गति ऊर्जा सबसे कम। पर द्रव में क्या होती है, कुछ दूर दूर रहते हैं, इसलिए इनको जगह मिल जाती है, स्थान मिल जाता है, इस बीच में स्थान मिल जाता है, तो ये क्या है, इधर उधर जा सकते हैं। इसलिए इसकी क्या होती है, इसकी भी क्या होती है, इससे ठोस से अधिक परंतु गैस से कम, है ना, तो ये भी क्या कहेंगे, मध्यम। इसके बारे में आप सब पहले पढ़ ही चुके हो, मध्यम। पर गैसों में जो गति ऊर्जा है वो सबसे अधिक। यहां ठोस में जैसे कोई ऊर्जा का आपने रूपांतर पढ़ा है, ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा भी रहती है, गति ऊर्जा भी रहती है। तो स्थितिज ऊर्जा जो है ना, वो अधिक है, इसमें गति ऊर्जा कम है। इसमें थोड़ी सी स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित होगी गति ऊर्जा में, पर स्थितिज ऊर्जा कुछ ना कुछ मौजूद है इसमें। परंतु जो गतिज ऊर्जा इस गैसों में है, वो पूरी की पूरी स्थितिज ऊर्जा किसमें हो जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। गैस के अणु क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील कर सकते हैं। आपने देखा होगा इत्र की खुशबू आप देखते हैं, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है ना, इसी तरह से। तो ध्यान रखें, गति ऊर्जा जो होती है गैसों में वो सबसे अधिक होती है। अब आणविक संरचना के बारे में आपको जो बताया था, तो आणविक संरचना जो थी ये कैसी थी, नियमित थी, व्यवस्थित थी ठोस में। कैसी, व्यवस्थित। नियमित, निश्चित ज्यामिति। क्या, निश्चित ज्यामिति होती है। इसमें आप कह सकते हो ठोस कैसे, अनुशासित होते हैं एक तरह से, है ना, अनुशासित हैं, व्यवस्थित हैं। इसलिए ये क्या है, ये आसपास के अंतराणु स्थान भी इसमें कम है, आकर्षण बल भी सब अधिक है, पास पास रहते हैं, है ना ये। पर इसमें क्या होती है, अव्यवस्थित रहती है। द्रव में क्या रहती है, अव्यवस्थित। और गैस में तो सबसे ज्यादा अव्यवस्थित रहती है। अब इनमें देखें हम, दाब की बात करें, ठोसों पे दाब लगाकर उसका कोई प्रभाव नहीं डाला जा सकता। ठोस पर आप दाब आप उस ठोस पे लगाते हैं, दाब आप ठोस पे लगाते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं डाला जा सकता। उसकी जो संरचना है उसको भंग नहीं किया जा सकता, है ना, उसका आकार निश्चित रहेगा, यानी दृढ़ रहता है। यानी क्या रहता है, दाब जो होता है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ठोस पे, दाब का कोई प्रभाव नहीं। ठोस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं। पर आपने देखा हो द्रव पे क्या होता है, द्रव में आप क्या है कि ये जो जल है, ये आपका जो जल है ना, तो इस जल पे आप दाब लगा के इसको हिलाया जा सकता है, हटाया जा सकता है ना इसको। परंतु ठोस को आप दाब लगा के उसकी आकृति को नहीं बदल सकते, आकार को नहीं बदल सकते, पर इसका आकार बदल जाएगा। इसमें दाब थोड़ा सा भी लगा तो इसका आकार बदल जाएगा। तो क्या हुआ, दाब से आकार में परिवर्तन हो जाएगा इसमें, है ना, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दाब से आकार में परिवर्तन।
और इस पे सबसे अधिक दाब लगाया जा सकता है ना, बिल्कुल दाब जो होता है आयतन शून्य किया जा सकता है, दाब लगा के आयतन को पूरा बदला जा सकता है, इसका अत्यधिक दाब लगाया जा सकता है। अब इन सभी पॉइंटों से एक निष्कर्ष आपका निकलता है, वो ध्यान देना है आपको, क्या कि गैस में अंतराणु स्थान सबसे अधिक है, दूर दूर है, फैल जाते हैं कहीं भी, है ना, दूर दूर है ना, रिक्त स्थान बहुत है, आकर्षण बल है नहीं है, यानी आपस में खींचे पास पास रहने से नहीं है, तो अव्यवस्थित रहते, अनुशासित नहीं रहते, इधर उधर फैल जाते हैं, है ना। ये गति ऊर्जा भी सबसे अधिक है, गति ऊर्जा भी क्या है, इतनी ऊर्जा तेज है कि एक अभी यहाँ है, एक कण कहीं भी और जगह है, यानी कि आपने देखा होगा रसोई में खाने की खुशबू आपकी, जब गर्म खाना बनता है तो आप दूर से ही पहचान लेते हैं क्या बना है ना। तो क्या हुआ, गति ऊर्जा भी सबसे अधिक होती है ना। और दाब लगा के भी उसे क्या किया जा सकता है, जैसे कि आपने कोई गैस है, मैं इसका उदाहरण भी दे देता हूं, इसको क्या बिल्कुल इस रूप में दाब लगा के बिल्कुल क्या हुआ, इसका आयतन बिल्कुल शून्य करने की स्थिति में आ गई, है ना। ये तो इस तरह से दाब लगा के क्या कहता है, इसका मतलब है आकार गैस का निश्चित नहीं होता। ये यहां से परिभाषा बन गई, गैस का आकार निश्चित नहीं होता और इसीलिए आयतन भी निश्चित नहीं होता। एक जगह गैस को आप बड़े बर्तन में रख दोगे तो उसी आकार ले लेगी, उसमें पूरे में फैल जाएगी। इसलिए ये दोनों पॉइंट निकल के आए कि गैस आकार और आयतन दोनों कैसे हो गए, अनिश्चित। तो ये सब की जो व्याख्या हुई आकार आयतन की, इन पॉइंटों के आधार पर हुई। इसलिए आकार, तो गैस कैसा है, गैस वो पदार्थ है जिसका ना आकार निश्चित है ना आयतन निश्चित है। परंतु यहां क्या था, यहां पर जो था द्रव, जो था द्रव क्या क्या था कि द्रव में जो थी अंतराणु स्थान ठोसों से अधिक था, आकर्षण बल ठोसों से कम था और गति ऊर्जा ठोसों से कम थी और ठोसों से अधिक थी, पर गति गैसों से कम थी, है ना। तो इसके कारण दाब में आकार से आकार में परिवर्तन हो रहा था, इसलिए आकार निश्चित हो गया। आकार कैसे, जिस बर्तन में रखेंगे उसमें उसकी तरह की हो गई, अनिश्चित। परंतु आयतन, आयतन वही है, जिस बर्तन में है उस तरह का आयतन रहा। यहां से पृष्ठ छोड़ के नहीं जा सकते, गैस के तो छोड़ के चले जाएंगे, इतने यहां इतना डाली आपने यहां तक आ जाएगी, और पर ये जो आकार है वो यही रहेगा। उस दूसरे बर्तन में अगर आपने कर दिया तो उसका आकार ये ले लेगी। तो इसलिए क्या है, आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित। और आपने देखा था ठोस में क्या था कि ठोस का आकार भी निश्चित था और आयतन भी निश्चित था, क्योंकि इसका जो अंतराणु स्थान कम था, यानी पास पास अणु थे और आकर्षण बल इतना अधिक था कि ये पास पास अपने को जोड़े हुए हैं, इससे अलग दूर नहीं जा सकते। इसलिए ये क्या था, ये भी निश्चित था और आयतन भी निश्चित। अब बात करते हैं घनत्व की। घनत्व क्या है, घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में द्रव्यमान। एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान है उस पदार्थ में, यानी कि आपका 1 घन मीटर आयतन है, उसमें 10 कण है और 1 घन मीटर में 20 कण है, 1 घन मीटर में 30 कण है। तो 1 घन मीटर में 30 कण आ रहे हैं, इसका मतलब घनत्व अधिक हो गया। 20 कण आ रहे हैं, कम हो गया। 10 कण आ रहे हैं और कम हो गया। तो आपको जैसा कि मालूम है कि ठोस के कण तो पास पास रहते हैं, तो वो सबसे ज्यादा आएंगे। तो 30 कण जो होंगे वो ठोस के होंगे, 20 कण होंगे वो द्रव के होंगे और 10 कण होंगे वो गैस के होंगे। ठीक है, तो क्या होता है, इसलिए घनत्व क्या हो जाता है, गैस का घनत्व सबसे कम होता है, गैस का घनत्व सबसे कम। और ये क्या होता है, ठोस से कम
और गैस से अधिक यानी मध्यम का रहेगा। और इनका सबसे अधिक होता है। अब बात आती है तरलता। तरलता क्या होती है ना? तरलता क्या होती है? बहने का गुण क्या है? ये जल है। अब इस जल में से आप इसको क्या है इस तरह से बहा सकती है जल को, परंतु ये द्रव का हिस्सा इसमें से निकल गया है ना, तो कुछ द्रव उसमें से हट गया, परंतु इसमें से ठोस में से ये कहीं भी निकल के नहीं जा सकते। ये ठोस में जो आता है वो क्या आता है? तरलता का गुण नहीं पाया जाता है ना, बहने का गुण नहीं, बहने का गुण नहीं, इन तरलता नहीं है। क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। इसकी जगह क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। दृढ़ता होती है, दृढ़ता होती है ठोसों में। और इसमें क्या होता है? द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। अभी मैंने बताया था आपको। और गैस भी आपने देखा, गैस में भी बहने का गुण पाया जाता है। आपने देखा था गैस भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाती है, और ये भी पानी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाता है ना, पर ठोस जैसा पूरा का पूरा जो कि तो रहता है। अगली बात करते हैं संपीड़ित, है ना, यानी कि किसी पदार्थ को कितना दबाया जा सकता है। अब ठोस की किसी की बात करेंगे तो ठोस को दबाया नहीं जा सकता, है ना। जैसे ठोस को हम इसको दबाएं तो ये नहीं दबाया जा सकता। इसको काफी दाब देकर टुकड़े तो किया जा सकते हैं, विभाजनशील तक किया जा सकता है छोटे छोटे में, पर आप ऐसे ही दबाएं तो इसके परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ठोसों में संपीड़ितता नहीं पाई जाती, है ना, संपीड़ितता नहीं पाई जाती। परंतु द्रवों में संपीड़ितता पाई जा सकती है, पाई जाती है। उसको क्या होता है? आप इसको क्या कर रहे हैं? संपीड़ितता, इसको अपने स्थान से हिला रहे हैं, है ना, संपीड़ितता पाई जाती है, पर गैसों की अपेक्षा कम, है ना, पाई जाती है। गैसों में संपीड़ितता सबसे अधिक पाई जाती है। अगला टॉपिक है विसरण। विसरण किसे कहते हैं? दो पदार्थों का मिलना। क्या कहते हैं? दो पदार्थों का आपस में मिलना विसरण कहलाता है। अब ठोस कोई दो पदार्थ हैं, वो आपस में नहीं मिलते, तो विसरण का गुण नहीं पाया जाता, विसरण गुण नहीं पाया जाता। पर द्रवों में मिश्रण का गुण पाया जाता है। द्रवों में मिश्रण गुण क्या होता है? द्रवों में ठोस, द्रव, गैस तीनों के साथ मिश्रण का गुण पाया जाता है। द्रवों में ठोस, द्रव तथा गैस तीनों का विसरण होता है, तीनों का विसरण होता है। सबसे अधिक होता है द्रव, द्रव का, ये हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, है ना। गैसों में मिश्रण का गुण पाया जाता है, गैस मिश्रित होती है, आपस में मिलती हैं। मिश्रित होती हैं, मिलती हैं, द्रवों में मिलती हैं, गैस गैस में भी मिलती हैं। कैसे? उदाहरण देखेंगे आप। जो जलचर प्राणी है, मछली है ना, वो सांस कैसे लेते हैं? तो जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है, तो जल में ऑक्सीजन का मिश्रण हो रहा है, मिश्रित हो रही है,
तो जल में मिली हुई जो ऑक्सीजन है उसके कारण क्या है, वो श्वास लेते हैं जलचर प्राणी। ठीक है, तो इस तरह से मिश्रण जो होता है द्रवों का। अब जैसे द्रवों में हम नमक को पानी में घोले तो क्या हुआ, नमक और पानी के मिलने को क्या हुआ, मिश्रण कहते हैं। परंतु उसमें क्या है, जब नमक घोलोगे तो आपको घोलना पड़ता है, बल देना पड़ता है ना। पर द्रव जब पानी में दूध मिलाया तुरंत मिल गया। तो द्रव और द्रव में मिश्रण सबसे अधिक होता है। ऐसे गैसों में मिश्रण सबसे अधिक होता है। ये इसके डिस्कशन पॉइंट कुछ थे जिसपे आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं, अंतर भी कर सकते हैं। अब मेन परिभाषा इसमें आती है गलन, क्वथनन, संघनन और बाष्पन। इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए यहां से समझेंगे, ये ठोस, द्रव, गैस तीन अवस्था है। अगर आप ठोस से द्रव बना रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं, संगलन। क्या कहते हैं, संगलन। इसको क्या कहते हैं, संगलन। पर द्रव से ठोस बना रहे हैं आप तो इसको क्या कहते हैं, जमना। यानी कि आपने द्रव यानी पानी से बर्फ बनाई तो यह जमना। पर ठोस से द्रव बनाया यानी जो बर्फ थी वो पिघल गई, द्रव रूप में आ गई, जिसे क्या कहते हैं, संगलन। ऐसे ही जब द्रव से गैस बनाते हैं, द्रव से गैस, तो इसे कहते हैं बाष्पीकरण। परंतु जब गैस से द्रव बनाए तो इसे क्या कहते हैं, संघनन। संघनन। ठीक है। अब आप अगर ठोस से गैस डायरेक्ट बनाते हैं, ठोस से गैस यानी बिना द्रव में बदले, वैसे नहीं होता, ठोस से पहले द्रव में बदलती है, उसको द्रव से गैस में बदलती है। पर ठोस से अगर गैस में बदलती है तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और पदार्थ को कहते हैं ऊर्ध्वपातन पदार्थ। और गैस से अगर ठोस की तरफ आते हैं यानी गैस से सीधे ठोस पे आते हैं तो इसे कहते हैं निक्षेपण। अब यहां से ये आपने जो अवस्थाएं देखी थी इसमें बात करते हैं पहले गलन की। तो गलन किसे कहते हैं, तो वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ गलित अवस्था में आ जाता है वह क्या कहलाती है, गलन अवस्था कहलाती है। और ठोस गलन में, गलित अवस्था में कब आएगा, जब ठोस को बहुत अधिक ताप देना पड़ेगा। बहुत अधिक ताप देने पर उसकी गति ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि वो अपना पृष्ठ छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो जो ताप, जिस ताप पर ठोस द्रव रूप में बदल जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है, वह उसका गलनांक कहलाता है। अब बात करते हैं क्वथन की। अब जो द्रव रूप है तो द्रव को क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो गति ऊर्जा बढ़ती है उसके कणों की। और जो गति ऊर्जा बढ़ती है तो इतनी गति ऊर्जा बढ़ती है कि वो अपना पृष्ठ छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो अब यहां एक दो चीज है, एक क्वथनांक और एक बाष्पन। दोनों में अंतर है। क्वथनांक क्या है, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाता है तो वह द्रव उबलने लगता है और क्या, वाष्प रूप में बदल जाता है, वाष्प बनने लगती है। इसे कहते हैं क्वथनांक। उस ताप को क्या कहते हैं, क्वथनांक। परंतु बाष्पन क्या होता है, बाष्पन ऊपरी सतह पर होता है। क्वथनांक क्या होता है,
प्रत्येक पूरे द्रव में बाष्पन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वो क्वथनांक होता है ना। और बाष्पन क्या होता है, सतह से प्रारंभ होता है। बाष्पन के लिए आवश्यक नहीं है कि हमेशा टेम्परेचर की आवश्यकता, बाष्पन स्वतः होता रहता है। आपने देखा है किसी गड्ढे में पानी भर रहा है तो कुछ देर बाद वो स्वतः ही पानी कम होता चला जाता है। बाष्पन के और कई उदाहरण हैं। बाष्पन के उदाहरण आप समझेंगे, जैसे कपड़े क्यों सूख जाते हैं, तो क्या होता है, बाष्पीकरण होता रहता है। किस तरह से कपड़े, अब इसको बाष्पीकरण भी क्या क्या कारक असर डालते हैं बाष्पीकरण पर, वो ध्यान से समझेंगे। एक तो होता है सतह का क्षेत्रफल। आपने जो कपड़ा सुखाया, आपने इकट्ठा करके डाल दिया और कपड़े को पूरा फैला के डाल दिया, तो फैलाने वाला कपड़ा जो फैल के डाला है वो जल्दी सूख जाता है ना, और इकट्ठा करके डाल दिया वो जल्दी नहीं सूखता है। तो सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा, बाष्पन अधिक होगा। दूसरा है आर्द्रता। आर्द्रता कम होगी तो बाष्पन शीघ्र होगा। वायु में क्या रहती है, कुछ ना कुछ जल वाष्प रहते हैं, परंतु जब आर्द्रता बढ़ जाती है, जल वाष्प बढ़ जाती है, तो कपड़े देर में सूखते हैं। ऐसे ही वायु की गतिशीलता, वायु तेज चल रही है तो क्या है, कपड़े जल्दी सूखेंगे, बाष्पीकरण शीघ्रता से होगा। तो ये कुछ कारक हैं आपके जो बाष्पीकरण पर प्रभाव डालते हैं। तो बाष्पीकरण के उदाहरण आपने दैनिक जीवन में देखे हैं, है ना। निरंतर किसी तालाब में पानी है तो धीरे धीरे बाष्पीकरण होता रहता है। तो ये बाष्पीकरण पर क्वथनांक क्या है, क्वथनांक जो बताया था वो क्या है, कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर जल उबलने लगे, यानी कि बाष्पन की क्रिया पूरे द्रव में प्रारंभ हो जाए, तो वो क्या कहलाती है, क्वथनांक। वो ताप क्या कहलाता है, क्वथनांक। अब बात आती है संघनन। क्या रहता है, संघनन। तो जब किसी गैस को ठंडा करके द्रव रूप में बदलते हैं तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जैसे आप कोई द्रव उबाल रहे हैं, वाष्प बन रही है, अब उसका कैसे कर सकते हैं, या तो ताप कम कर दें, आपने गैस बंद कर दी तो जो वाष्प बन रही थी वो वापस पानी में परिवर्तित हो जाएगी, या दाब बढ़ा दें। आपने क्या किया कि जो वाष्प बन रही थी आपने उसको प्लेट से दबा दिया, तो प्लेट से दबा दिया, दाब बढ़ गया, तो जो वाष्प बन रही थी, तो प्लेट आप कभी हटा के देखते हैं तो क्या होता है, जो वाष्प होता है एकदम पानी से टपकता है। तो क्या होता है, दाब बढ़ाकर और ताप कम करके संघनन किया जा सकता है। तो ये कुछ टर्म से इस चैप्टर में ठोस द्रव गैस के बारे में इनको आपको अध्ययन करना है। आज आपने इन सब में ठोस द्रव गैस में अंतर समझ लिया, इसको ठीक से अध्ययन करेंगे, पिछली वीडियो को देख के पूरा अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद ये अवस्था परिवर्तन के क्या क्या और विशेषताएं हैं वो आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।